शहर में एक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। कई मजदूर उस काम में लगे थे। बिल्लू भी उनमें से ही एक था। बिल्लू हफ्ते के 5 दिन शहर में साइट पर रहता था और 2 दिन अपने गांव जाता था। उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। बारिश के चलते मजदूरों को काम करने में मुश्किल हो रही थी। सभी मजदूर एक शेड के नीचे बैठे हुए थे और उनके पास ही उनका मुकादम सुरेश अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुरेश के मोबाइल पर एक न्यूज चल रही थी। अगले 3 दिन शहरी इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं नदी क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने नदी तट के आसपास और पहाड़ी के निचले भाग में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान में जाकर बसने की सूचना की है। नदी में बाढ़ और पहाड़ी पर जमीन धंसने का खतरा है। किसी के जान माल का नुकसान न हो, इसलिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। ये खबर सुनकर बिल्लू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। गांव में उसका घर भी पहाड़ी के नीचे ही था। बिल्लू सुरेश से, मालिक मुझे घर जाना है। अरे तुम्हें अचानक क्या हुआ? मालिक ये खबर सुनकर मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा घर पहाड़ी के नीचे ही है। अगर मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया तो? अरे लेकिन इतनी बारिश में तुम कैसे जाओगे? गांव में तो कल सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं कुछ भी करके अपने घर जाना चाहता हूँ मालिक। घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप है और मेरी 7 महीने की गर्भवती पत्नी है। अगर वहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई, किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो कहाँ भागेंगे? बिल्लू अपने गांव जाने के लिए चल पड़ा। बिल्लू का गांव 10 किलोमीटर दूर था। बारिश के कारण एक भी बस या रिक्शा नहीं मिल रही थी। बिल्लू को बारिश में चलते चलते 2 घंटे हो गए थे। अब तक उसने 4 किलोमीटर पार कर दिए थे। तेज बारिश और हवा की वजह से उसे जल्दी जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। बारिश बढ़ रही थी और अब रास्ते पर जल भराव होना शुरू हो गया था। बिल्लू अपने की चिंता में बारिश के पानी में आगे बढ़ा जा रहा था। जैसे जैसे बिल्लू का गांव पास आ रहा था, बारिश और ज्यादा तेज हो रही थी और पानी का स्तर भी बढ़ रहा था। बिल्लू ने गांव में पहुंचकर देखा, पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। बिल्लू तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। माँ, बिजली, आप सब ठीक है ना? जी हम तो ठीक हैं, लेकिन बापू, देखो ना बापू को। बिल्लू ने घबराते हुए दूसरी तरफ देखा। बिल्लू के घर की एक दीवार गिर गई थी और उसका मलबा बिल्लू के बापू पर गिरा हुआ था। उसके बापू के पैर उस मलबे के नीचे फंसे हुए थे। बिल्लू भागकर बापू के पास गया। बापू, बापू रुकिए, मैं निकालता हूँ आपको। बिल्लू ने पूरे मलबे को दूर किया और बापू को बाहर निकाला। बापू के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। शायद उनकी हड्डियां टूट गई थी। घर में चारों ओर पानी भरा हुआ था। सभी चीजें भीग चुकी थी। बेटा अब क्या करें? बहू को ऐसे हालत में घर में रखना ठीक नहीं है। घर में तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, ऊपर से इनके पैरों का दर्द है। माँ, हमें कुछ भी करके घर से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। सरकार ने बताया है कि पहाड़ी के धंसने की आशंका है। अगर पहाड़ धंस गया तो हम सब उसके नीचे दबकर मर जाएंगे। चलो जल्दी निकलना होगा हमें। जी लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सरकार ने राहत दल तैयार किए हैं। वो राहत दल और कुछ स्थानीय दल हम जैसे बारिश में फंसे लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। वो लोग हमें पानी से निकालकर सरकार ने बनाए हुए सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। बस वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएं। लेकिन बापू कैसे चलेंगे? उनके पैर का इलाज करना भी जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, वैद्य जी को लेकर आता हूँ। वो बापू को कुछ दवाइयाँ देंगे तो उनका दर्द कम हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर को दिखा देंगे। बिल्लू वैद्य जी को लाने के लिए घर से निकला। बाहर सभी जगह पर पानी ही पानी था। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। कई लोगों के परिवारजन पानी के बहाव में खो गए थे। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। बिल्लू जैसे तैसे तैरते हुए वैद्य के घर तक पहुंचा, लेकिन वैद्य जी का तो पूरा घर बारिश में बह गया था। बिल्लू मायूस हो गया क्योंकि उसके बाबू के इलाज के लिए गांव में ना तो कोई दूसरा वैद्य था और ना ही कोई डॉक्टर। बिल्लू बेचारा फिर से तैरते हुए घर लौट गया। क्या हुआ बेटा, वैद्य जी नहीं मिले? नहीं माँ, वैद्य जी का पूरा घर ही बह गया है इस बाढ़ के पानी में। सच कहते हैं लोग, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है।
फिर वो चाहे खुशी हो या मुसीबत। ये बारिश हम गरीबों पर कहर बनकर बरस रही है। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे बाहर निकलेंगे हम इस पानी से। सब ठीक हो जाएगा बिजली, अगर भगवान ने मुसीबत में डाला है तो उससे बाहर भी वही निकालेंगे। तुम चलो अभी, माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं बापू को अपनी पीठ पर बिठा लेता हूँ। बिल्लू ने अपने बापू को पीठ पर बिठा लिया। बिल्लू का अपनी पिता के प्रति प्यार देखकर उसके बापू की आंखें भर आई थी। सभी लोग घर से बाहर आए। बिल्लू के कमरे के ऊपर तक पानी आ गया था। बिजली और फूलवती धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पानी के तेज बहाव के कारण बिजली का पैर फिसल गया। उसका हाथ फूलवंती के हाथ से छूट गया और वो पानी में गिर गई। बहू, बहू, अरे कोई मेरी बहू को बचाओ। बिजली, हे भगवान, ये किस कर्मों की सजा दे रहे हो हमें आप। पहले तो इतनी गरीबी, ऊपर से सर पर छत थी वो भी तूने छीन ली, और अब मेरी बेटी जैसी बहू। मेरी बहू को बचाओ भगवान, उसके पेट में एक और जान पल रही है, रहम करो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसी अनहोनी हो रही है। माँ के रोने की आवाज सुनकर बिल्लू ने पीछे मुड़कर देखा। बिजली पानी के बहाव के साथ बहती जा रही थी। उसने अपने हाथ पैर मारने की भी शक्ति नहीं थी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बिजली बहती जा रही थी और बिल्लू कुछ नहीं कर पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, अपनी बीवी को अपने सामने बहते हुए जाते देखकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बचाओ मेरी बिजली को। कुछ ही पलों में बिजली उनके आंखों से ओझल हो गई। बिल्लू रोते हुए अपने माता पिता को लेकर आगे बढ़ रहा था। बहुत देर चलने के बाद वहाँ पर राहत दल के कर्मचारी पहुँचे। उन्होंने सभी बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक करके पानी से निकालना शुरू किया। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर तो कुछ को बोट के सहारे पानी से बाहर निकाला। बिल्लू के चोटिल पिताजी और माँ को वो अपने बोट में ले गए और बिल्लू रस्सी के सहारे पानी के बाहर आकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। वो रोए जा रहा था। उसे देख एक राहत कर्मी, क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे साथ ही हैं। जी साहब, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी गर्भवती पत्नी पानी के बहाव में बह गई है। मैं उसे सिर्फ बहता हुआ देखता रह गया और कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं अब वो ठीक भी होगी या नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहत कर्मी हेलीकॉप्टर से बिजली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक औरत झाड़ियों के बीच फंसी हुई मिली। वो बिजली ही थी। राहत कर्मियों ने बिजली को पानी से बाहर निकाला और बिल्लू के पास ले गए। बिजली बेहोश हो गई थी। वहाँ पर आए हुए डॉक्टर ने बिजली का इलाज किया। बिजली होश में आ गई। बिजली को ठीक हुआ देख सबके जान में जान आई। बिजली, मुझे तो लगा था कि आज मैंने तुझे खो दिया है, लेकिन भगवान की दया से तुम सही सलामत हो। 2 महीनों बाद बिजली ने एक बेटी को जन्म दिया। सरकार ने सभी बाढ़ग्रस्त लोगों को उनके घर बहे जाने के मुआवजे के तौर पर नए पक्के घर बनवा दिए। तब तक 6 महीने बीत चुके थे। बिल्लू का काम भी अब अच्छा चल रहा था। बिल्लू के साथ अब बिजली भी वहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए खाने के डब्बे बनाकर भेजने लगी। उनसे मिलने वाले पैसों से उनकी कमाई दुगनी हो गई। कुछ साल बीत गए, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन आज भी बिल्लू और उसके परिवार वालों के दिलों में बारिश की वो कड़वी यादें ताजा हैं। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंजू सब्जियां बेचने के लिए बैठी तो थी, लेकिन बारिश की वजह से कोई सब्जी खरीदने नहीं आ रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मंजू ने सोचा कि घर जाना ही ठीक होगा। मंजू का गांव नदी किनारे था और उसके गांव से शहर में आने के लिए उसे बस से आना पड़ता था। मंजू सब्जियां समेट रही थी। तभी, मंजू चलो जल्दी सब्जियां टोकरी में भर लो, देखो तो कितनी बारिश हो रही है। मैंने भी सब्जियां समेट ली हैं, चलो अभी बस भी मिल जाएगी। हाँ शीला चलो, ये बारिश देखकर तो लग रहा है कि आज बेकार में ही हम इतनी दूर सब्जियां लेकर आए, लेकिन करते भी तो क्या, पैसे के लिए करना पड़ता है।
शीला और मंजू दोनों जल्दी जल्दी अपनी सब्जी की टोकरियां लेकर बस में बैठ गईं। मंजू का गांव पास ही था कि तभी सुनो, अभी अभी सूचना मिली है कि भारी बारिश के चलते नदी का बांध टूट गया है और नदी का पानी सीतापुर गांव में घुस गया है। आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमें बस यही रोकनी होगी। आप सब यात्री यहीं उतर जाएं और सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। सभी यात्री उतर गए। मंजू, सीतापुर मतलब हमारे गांव में पानी भर गया है। हे राम, अब क्या होगा? शीला, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। क्या? लेकिन कैसे? तुमने सुना नहीं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है? तुम्हारा गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जानती हूँ शीला, लेकिन घर में मेरे अपाहिज पति और 3 बेटियां हैं। उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, मुझे घर जाना ही होगा। इससे पहले कि शीला कुछ कहे, मंजू ने अपनी सब्जी की टोकरी वहीं छोड़ दी और वो आगे चलने लगी। पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ था। मंजू के गांव पहुंचने तक तो पानी उसकी कमर तक आ गया था। हे भगवान, कुछ भी करके मुझे सही सही सलामत अपने घर पहुंचा दो। मुझ गरीब पर रहम खाओ ईश्वर। कुछ सालों पहले एक हादसे में मंजू के पति रमेश का एक पैर चला गया था। तब से बेचारा बैसाखी के सहारे ही था। पूरे घर और 3 बेटियों की जिम्मेदारी अकेले मंजू पर आ गई थी। जैसे तैसे मंजू घर पहुंच गई। घर आकर उसने देखा कि रमेश चारपाई पर पड़ा हुआ था और बारिश का पानी चारपाई तक पहुंच गया था। बेटियां बर्तन लेकर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। मंजू, तुम आ गई? देखो तो क्या हो गया है। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। आरती बेटा, ये पानी निकालना बंद करो। नदी में बाढ़ आ गई है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितनी भी कोशिश कर लो, ये पानी नहीं रुकेगी। लेकिन माँ, अब हम क्या करें? पानी तो कमर तक पहुँच गया है। हाँ बेटी, वही सोच रही हूँ। मुझे माफ कर देना मंजू, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उल्टा तुम पर बोझ बनकर बैठा हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम इतना बड़ा खतरा मोड़कर यहाँ तक आ गई और मैं घर में रहकर भी अपनी बच्चियों तक की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये क्या बोल रहे हैं आप तो मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। क्या हुआ अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन इतने सालों तक तो आपने ही हमारी देखभाल की है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है। चलिए, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। माँ, पर कैसे जाएंगे और कहाँ? बाहर तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ है और बापू को कैसे ले जाएंगे? एक काम करते हैं जी, आप लेट जाइए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कोई मदद करता है क्या। मंजू घर से बाहर आई। उसने बहुत लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी अपनी अपनी जान बचाने के पीछे लगे थे। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। मंजू मायूस होकर घर लौट आई। फिर आरती, तुम और पूजा चारपाई को एक साइड से उठाओ, दूसरी तरफ से मैं उठाती हूँ। और भक्ति को आप चारपाई पर पकड़ कर रखना। रमेश छोटी भक्ति को पकड़कर चारपाई पर लेट गया। एक तरफ से मंजू और दूसरी तरफ से आरती और पूजा ने चारपाई को उठाकर ले जाने लगी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और पानी की बहाव भी बहुत तेज था। रमेश का वजन और पानी का तेज बहाव, इन दोनों की वजह से मंजू को रमेश को ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर से बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पांचों भीग रहे थे। हे भगवान, हम गरीबों की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? ये बारिश तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर बरस रही है। मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। मंजू भगवान का नाम लेते हुए आगे जा रही थी। आरती और पूजा भी थक गई थी। पानी के बहाव से उन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। तभी मंजू के सामने से 2 लड़के जा रहे थे। उन्हें देखकर, भैया थोड़ी मदद कर दो, बहुत देर से चल रहे हैं, अब तो बच्चियां भी थक गई हैं। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है भैया, आप जाइए। वैसे भी आप क्यों मुझ गरीब की मदद करेंगे? जब भगवान को भी हमारी दया नहीं आती तो आपको क्यों आएगी? ऐसी बात नहीं है बहन जी,
हम दोनों बाहर थे। जब तक घर पहुंचते तब तक इस बाढ़ के पानी में हमारा घर बह चुका था और घर के साथ साथ शायद हमारे माता पिता भी। बहन जी, हमारे माता पिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। हम उन्हें ही ढूंढने बाहर निकले हैं। पानी के इतने तेज बहाव में पता नहीं कहाँ बह गए हैं। राजेश, हमारे माता पिता का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम इनकी मदद करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जो हमारे साथ हुआ वो इनके परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मनोज और राजेश ने चारपाई को उठा लिया। मंजू ने आरती और पूजा का हाथ पकड़ लिया। सभी धीरे धीरे आगे चलने लगे। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ सुरक्षा कर्मी रस्सी के सहारे लोगों को बचाकर पानी से बाहर निकाल रहे थे। मनोज और बाकी सबको देखकर सुरक्षा कर्मी उनके पास आए और उन सबको रस्सी से पकड़कर पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर आने के बाद रमेश भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं हम इस पानी से बाहर निकल भी पाते या नहीं। हाँ भैया, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके माता पिता जहाँ हो सही सलामत हो और आपसे जल्द से जल्द मिल जाएं। सुरक्षा कर्मी मंजू और उसके परिवार को एक स्कूल में ले गए, जहां बाढ़ से पीड़ित परिवारों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था की थी। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक गई और स्थिति सामान्य हो गई। मंजू और उसके परिवार का सब कुछ चला गया था, लेकिन वो एकजुट होकर फिर से खड़े होने के लिए और आने वाली नई मुसीबतों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे।